हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि पीजीटी पोस्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पीजीटी पोस्ट भले ही केवीएस का हो, एनवीएस का हो या एडब्ल्यूईएस का हो या यूपी पीजीटी का हो, ये कुछ इनऑर्गेनिक के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सारे पीजीटी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी पीजीटी एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और फोर्थ ऑप्शन है वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो मैं बता देती हूँ, इसमें से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस जो होती है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर होता है। क्लियर है? अगर यहीं पे हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन ले लेते और कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते तो ये कौन सी गैस कहलाती? तो इस गैस को हम कहते कि ये है प्रोड्यूसर गैस। कौन सी गैस है? प्रोड्यूसर गैस। ओके, और अगर यहीं पे हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक गैस और ले लेते तो इनका मिक्सचर क्या कहलाता? इन्हें हम कहते कोल गैस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो याद नहीं रहते हैं। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम इज। पहला है एल्कोहल, दूसरा है ईथर, तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और चौथा भी अल्कोहल ही है। तो इसमें से कौन सा होगा ऐसा कंपाउंड जो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो बताइए आप। बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो ईथर है वो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो सोडियम होता है वो सिर्फ किससे रिएक्ट करता है? जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा उन्हीं के साथ ये सोडियम रिएक्ट करता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं? ये एक्टिव हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे हो गया फ्लोरीन, हो गया क्लोरीन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया। ठीक है, इन सब से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, और उन्हीं के साथ सोडियम रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों के पास जो है एक्टिव हाइड्रोजन है। पर यहाँ पे जो ईथर है, ईथर में ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए इससे सोडियम रिएक्ट नहीं करता है। ओके, क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मरकरी इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स। फर्स्ट ऑप्शन weak metallic bond, second option high ionization energy, third option high vapor pressure, and fourth option is both first and second। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। जो मरकरी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, क्यों लिक्विड होता है? क्योंकि ये जो एक मरकरी का एटम है वो दूसरे मरकरी एटम के साथ जो है बहुत ही वीक मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। वो इतना वीक होता है कि वो एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। जो सॉलिड होते हैं लाइक जैसे कि आयरन, ये जो आयरन के एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है जिससे कि वो सॉलिड स्टेट के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? और कुछ जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू भी वो क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मरकरी है उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, इसलिए ये जनरली लिक्विड होते हैं। दूसरा रीज़न है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई जो
एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाता है, ठीक है, ईजिली निकल जाएगा तो हमें यहाँ पे लो आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर यही इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं निकले, डिफ़िकल्टी के साथ निकले, तो क्या होगा, यहाँ पे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मरकरी के साथ भी ऐसा ही है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते, हैं, इसलिए यहाँ पे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों रीज़न की वजह से मरकरी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज, क्या होता है हीमोग्लोबिन? विटामिन होता है कि एंजाइम होता है या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन होता है या एक कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है K2HgI4 डिटेक्ट द आयन और ग्रुप। इसमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको K2HgI4 डिटेक्ट करता है? अगर आपको याद हो तो आप एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो इसको K2HgI4 को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। इसका एक्सपेरिमेंट में बहुत ही यूज़ करते हैं, कौन से आयन को डिटेक्ट करने के लिए? तो ये यूज़ होता है अमोनियम आयन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कभी कभी नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला ही पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम्स में कई तरीके से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमोनियम आयन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। सेकेंड ऑप्शन है द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन। थर्ड ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ब्रोमीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। और लास्ट ऑप्शन है द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन। इसमें से कोई 3 स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, हमें वही गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही दिया हुआ है, तो एक जो जनरल ट्रेंड होता है उसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड होता है उसमें क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है फ्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की और फिर होती है आयोडीन की। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रेंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन। तो इसी के बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो पहला लिखा है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये एक्सेप्शन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंपाउंड विच इज लीस्ट बेसिक इज, लीस्ट बेसिक का क्या मतलब है? लीस्ट बेसिक होता है, देखिए बेसिसिटी हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो जो इजीली क्या करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ठीक है, और दूसरा तरीका है जो इजीली क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, इजीली हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देगा तो क्या होगा, सबसे वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन की लीस्ट बेसिक कौन है,
यानी कि सबसे कम बेसिक कौन है? सबसे कम बेसिक वही होगा जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। पर यहाँ अपोजिट पूछा है, लीस्ट बेसिक। तो देख लेते हैं। यहाँ पे है NF3, ठीक है, सेकंड है NH3, थर्ड है NH2 और फोर्थ है NH2OH। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, NF3 जो होगा वो लीस्ट बेसिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ हाईली अट्रैक्ट करेगा। हाईली अट्रैक्ट करेगा तो इनके ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो जब डोनेट नहीं कर पाएंगे तो इनकी बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट बेसिक क्या हो जाएगा, NF3 हो जाएगा। पर यहीं पे NH3 है, NH3 यहाँ पे H किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन H से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता नहीं है, तो ये आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये क्या हो जाएगा, हाईली बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NF3 लीस्ट बेसिक, क्योंकि ये आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वाटर ग्लास इज ऑप्शन ए कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम सिलिकेट और ऑप्शन डी है सोडियम सिलिकेट। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वाटर ग्लास का जो फॉर्मूला है वो होगा सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन डी Na2SiO3। अब इन्हें वाटर ग्लास क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए हम इसे वाटर ग्लास कहते हैं, ठीक है। सोडियम सिलिकेट जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसके सिलिकेट को हम क्या कहेंगे, वाटर ग्लास भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम इज प्योरीफाइड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बी ऑप्शन है थर्माइट प्रोसेस, सी ऑप्शन है वॉन अर्केल डी बॉर्स मेथड और डी ऑप्शन है जोन रिफाइनिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जोन रिफाइनिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो जर्मेनियम है वो एक क्या है, सेमी कंडक्टर है। तो मेटलर्जी में जितने भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं, चाहे जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, जितने भी सेमी कंडक्टर हैं उनका प्यूरिफिकेशन जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट है, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज, इनका यूज ही क्यों किया जाता है थायोसल्फेट में? ऑप्शन ए इट इज रिडक्टेंट, ऑप्शन बी इट इज ऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी इट गिव्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड ऑप्शन डी इज फोटोसेंसिटिव। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, इट गिव्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। फोटोग्राफी में एक और कंपाउंड होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शन दे करके कि कौन सा कंपाउंड है जो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, तो वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज किया जाता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है, और इसके साथ जब थायोसल्फेट मिला दिया जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसलिए इनका यूज़ किया जाता है किसमें, फोटोग्राफी में। तो आप ये दोनों याद रखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट और सिल्वर ब्रोमाइड, जिनका यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है। थायोसल्फेट का यूज़ ही किया जाता है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। क्लियर है? यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड का सोडियम थायोसल्फेट के साथ, कि सिल्वर ब्रोमाइड है सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जिसका फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज फाउंड इन विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन। आपको पता है कि 5 स्पेक्ट्रम सीरीज होती है, ब्रैकेट है, पाशन है, फुंड है, बामर है और एक और सीरीज होती है लाइमन।
पास्ट सीरीज होती है, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कई तरीके से पूछ सकते हैं, या तो पूछ ले, यही मेनली इसी तरीके से पूछा जाता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है। कभी पूछ लेता है इसमें से इंफ्रारेड रीजन का स्पेक्ट्रम रीजन कौन सा है, यूवी विजिबल का कौन सा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 11th विजिबल रीजन का जो स्पेक्ट्रम रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा बामर। ठीक है, बामर में जो है विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन मिलता है। क्लियर है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाइमन सीरीज में मिलता है स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सा, यूवी रीजन का। बामर में विजिबल रीजन मिलता है, ब्रैकेट में इंफ्रारेड रीजन, IR मतलब इंफ्रारेड, पास्चन में और फुंड में भी क्या मिलता है, इंफ्रारेड रीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वही शो करता है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 3D8, 3D5, 3D7, 3D9। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है इन ब्रैकेट n+2। ठीक है, ये जो n होता है ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ से हम बता सकते हैं हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 3D8, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर लेंगे, 5 6 7 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 है। ये 3D5 है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5। 3D7 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड, 3। 3D9 में, 3D9 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 1। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, यानी कि किस में होगा, 3D5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th क्वेश्चन का 3D5, यानी कि ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन ए कॉम्प्लेक्स आयन COEN2Cl2+। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है Z-OS, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए। ठीक है, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो निकाल लेते हैं। Z, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। याद रहना चाहिए, ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं देगा। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का, निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया X। ठीक है, EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसपे कि जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बाइडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हो गया कि इसके पास 2 डोनर साइट है, यानी कि इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 2 है। दोनों क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, चार्ज इस पे जो होता है वो 0 होता है। आपको लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा लिगेंड बाइडेंटेट है, किसके ऊपर चार्ज होता है, किसके ऊपर नहीं होता है, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे EN के बारे में बता दूँ, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। चार्ज 0 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसके ऊपर चार्ज तो 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा, 0। प्लस यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, एक चार्ज होता है, -1। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो -1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ पे एक चार्ज है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इधर जाएगा तो +2, +2 में ये 1 ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3।
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया 3। अब यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है लीगेंड, नंबर ऑफ लीगेंड इंटू डेंटिसिटी, जितने भी लीगेंड होंगे और उनकी डेंटिसिटी। तो यहाँ पे 2 टाइप के लीगेंड हैं, तो दोनों टाइप के नंबर ऑफ लीगेंड लिख लेंगे और उनकी डेंटिसिटी लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले टाइप का जो लीगेंड है EN2, तो EN2 अभी हमने बताया कितने नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं EN के 2, तो इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई डेंटिसिटीज की अभी हमने कितनी बताई है 2, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये हो गया। प्लस दूसरा लीगेंड क्या है Cl2 कितने लीगेंड नंबर ऑफ लीगेंड है इसके 2, तो लिख लेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस डेंटिसिटीज की कितनी होती है, Cl पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, -1 चार्ज होता है, तो डेंटिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, कितना आया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आया। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो EAN कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 27 - 3 कितना आ जाएगा ये 24 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, इसको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा EAN इसका 36। तो EAN इसका निकल के कितना आया, इसका EAN निकल के आया 36, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है परम्यूटेड इज, परम्यूटेड क्या है, परम्यूटेड ऑप्शन दिया है ए मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिका, ऑप्शन बी एल्यूमिनोसिलिकेट, ऑप्शन सी सोडियम एल्यूमिनेट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। परम्यूटेड क्या होता है, ये एक एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अभी हमने बताया कि जो भी एलिमेंट इजीली हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा वो क्या हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, स्ट्रॉन्गली उतना ही बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं NH3 है, H2O, HF है, तीन ही तरह के कंपाउंड हैं, यानी कि एक क्या है NH है, एक क्या है एक तरीके से देखें तो OH है, और एक क्या है F के साथ H जुड़ा हुआ है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो आसानी से हाइड्रोजन नहीं देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो इजीली हाइड्रोजन कौन देगा, NH देगा, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और तीसरे नंबर पे कौन देगा, जो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम अगर अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, आसानी से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा NH3 होगा, फिर कौन होगा H2O होगा, और फिर कौन होगा HF होगा। क्लियर है। तो ये ऑप्शन किससे मिलता जुलता है, ये ऑप्शन मिलता जुलता है ऑप्शन ए से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हमने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बताया कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज अगर एटम का बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस होगा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वहीं पे साइज क्या होगी एटम की छोटी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो न्यूक्लियस होगा इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी बेसिस पे हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है, साइज जो है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो डिक्रीज होगा, मतलब कि हमें कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। पर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होती है, ये जो साइज़ होती है वो डिक्रीज़ होती है,
ठीक है, तो डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक जनरल ट्रेंड है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, रेडियम है। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, अभी हमने पढ़ा टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद से क्या आता है, बेरियम आता है, बेरियम के बाद से स्ट्रोंशियम आता है, स्ट्रोंशियम के बाद से रेडियम आता है। यानी रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस बेसिस पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप मिला के चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। नाइट्रेट आयन यानी कि NO3- इज डिटेक्टेड बाय ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है, रिंग हैज़ फार्मूला। ठीक है, रिंग का फार्मूला क्या होगा, तो रिंग का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, FeSO4NO। ये होता है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला। नाइट्रेट आयन का डिटेक्शन किया जाता है ना, तो वहाँ पे जो रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब में, ब्राउन रिंग यहाँ जॉइंट पे फेरस सल्फेट और कंपाउंड के बीच में, तो इस रिंग का यही फॉर्मूला होता है FeSO4NO। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग कंपाउंड होगा। ठीक है, एक है ClOH, BrOH, IOH। इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो जैसे ClOH है, तो यहाँ पर अगर हम ClO माइनस कर ले इसमें से निकाल के, BrOH है, BrO माइनस हो जाएगा, IOH है, IO माइनस हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें से सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा, जो आसानी से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और हाइड्रोजन आसानी से एक्सेप्ट वही करेगा जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, Cl है, फिर कौन है, Br है, फिर कौन है, आयोडीन है। ठीक है, तो इस बेसिस पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ClOH की होगी, यानी कि पहले की, फिर किसकी होगी, दूसरे की, और फिर किसकी होगी, तीसरे की, यानी कि यही ऑर्डर हो जाएगा। तो इस बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो 18 का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रिपेयर्ड बाय द मेथड। फर्स्ट है डाउन्स सेल, कास्टनर केल्नर सेल, सॉल्वे प्रोसेस, कास्टनर सेल। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो NaOH के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कास्टनर केल्नर सेल। इस प्रोसेस के थ्रू ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, Cl2O7 SO2P4O7। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है, अभी हमने क्या बताया, अभी जस्ट ऊपर ही बताया कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, Cl है, फिर कौन है, S है, फिर कौन है, P है। तो इनके साथ जो भी ऑक्सीजन्स लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कि इनको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी बेसिस पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं Na, MgO, Al2, ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट का मतलब है जो आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, इजिली गेन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडेंट क्या करता है, जो भी ऑक्सीडेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन कर लेते हैं। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट मत करिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट हो जाएगा जो इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। और जस्ट अभी हमने पढ़ा इजिली इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन सारे में से
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। फिर कौन है? ऑक्सीजन है। फिर क्लोरीन है और फिर सबसे लास्ट में कार्बन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑक्साइड विल नॉट गिव मेटल ऑन हीटिंग। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जिसको हीट करने पे मेटल हमें नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इस आपने पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक एलिमेंट होता है, एक मेटल होता है कॉपर। कॉपर के नीचे जितने भी मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है तो वो मेटल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी मेटल होते हैं अगर उनको हम हीट करें तो वो मेटल प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे कॉपर है, इसके नीचे ही ये HgO हो गया, Ag2O हो गया, ये सारे ऑक्साइड जो है वो कॉपर के नीचे आते हैं। तो इसको हम सिंपली हीट करेंगे तो ये मेटल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, Ag2O भी किस में आ जाएगा? Ag प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो जिंक ऑक्साइड होता है वो कॉपर के ऊपर होता है, इसको हम हीट करेंगे तो मेटल नहीं मिलेगा। इसी तरह से सोडियम भी होता है, सोडियम को भी अगर हम हीट करें तो मेटल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। तो जिंक का जो ऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड मेटल गिव ऑक्साइड विल नॉट गिव मेटल ऑन हीटिंग। इसको अगर हम हीट करें तो ये मेटल प्रोड्यूस नहीं करेगा, बाकी ये दोनों मेटल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इसमें एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमने अक्सर देखा एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे लोग भूल भी जाते हैं, इसे इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिडिक की स्ट्रेंथ क्या होगा? अभी हमने बताया, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, सब में दिख रहा है सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सब में वही चीज़ है। तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे ये देखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन तो इक्वल है बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? डिफरेंट है। तो जिसके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो जिसके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा उसकी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पे HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है, HClO है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इसी तरह से HCl है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसी के अकॉर्डिंग में इसको अरेंज कर लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं सब अरेंज नहीं है, इसमें 1 है तो यहाँ पे 4 है, ये तो कम्प्लीटली अपोजिट दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तो यहाँ पे जो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +7, यहाँ पे +7, यहाँ पे जो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +5, यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +3। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी जिसका ज़्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एकदम ध्यान में रख लें। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, या इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स ज़्यादा है, तो इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत पूछे जाते हैं इन दोनों बेसिस पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड क्या होते हैं? पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड हम उसको ज़्यादा पोलर बॉन्ड वो होगा जिसके में चार्ज डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलर बॉन्ड है। चार्ज डिफरेंस मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। कहने का मतलब एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है और एक बहुत ज़्यादा निगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में जो चार्ज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा चार्ज डिफरेंस होगा तो पोलैरिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं, अब जैसे यहाँ पे Cl है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इनके बीच में चार्ज डिफरेंस
नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बीच में कोई पोलर बॉन्ड भी जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, लेकिन फ्लोरीन क्या है, तब भी ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो भी इस पर पार्शियल चार्ज जनरेट तो हो ही जाएंगे। मान लो इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ। यहाँ पे चार्ज डिफरेंस तो क्रिएट होगा पर बहुत ही कम होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, लेस पोलर होगा। इसी तरह से NF है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। यहाँ पे लेकिन क्या है, फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे मान लो दो पार्शियल निगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, यहाँ पे तब दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, इसकी तरफ ज़्यादा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है। CF है, CF क्या है, CF ये जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इस पर क्या होगा, पार्शियल चार्ज ज़्यादा होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो चार्ज डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। क्लियर है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम हीमेटाइट इज। जो हीमेटाइट होता है वो आयरन का ओर होता है और इसी ओर से आयरन का मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर इसमें लाइमस्टोन मिलाया जाता है, तो किसकी तरह काम करता है। ऑप्शंस हैं एज अ स्लैग, बी है एज अ फ्लक्स, सी है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और डी है एज अ गैंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, एज अ फ्लक्स, ठीक है। लाइमस्टोन किसकी तरह काम करता है मैन्युफैक्चर में, आयरन के, एज अ फ्लक्स। फ्लक्स का काम क्या होता है, ये फ्लूडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, इसको फ्लूडिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि हम इजीली आयरन को क्या कर सकें, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ठीक है। तो ये था आज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, सीरीज़ आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।